नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। और खबर काफी चौंकाने वाली है क्योंकि कोरोना के संक्रमितों के मामले में दिल्ली ने अब मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, दिल्ली अब नंबर 1 पर है कोरोना मरीजों के मामले में। और आपको बता दें कि दिल्ली कोरोना कैपिटल बन गई है। 70,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं दिल्ली में कोरोना के। और 24 घंटे में राजधानी में 3,788 नए मामले सामने आए हैं। अब तक यहां 2,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तेजी से बढ़ते मरीजों के लिए अब दिल्ली में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के विकल्प भी खोजे जा रहे हैं। राजधानी के बैंक्वेट हॉल्स को कोरोना सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। कल यहां 10,000 बेड की क्षमता वाला कोरोना सेंटर खुल जाएगा। उधर दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग रख दी है। दिल्ली में कोरोना और इससे बने राजनीतिक हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद हैं। दानिश, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि अब तक मुंबई आगे चल रहा था। जब से कोरोना के मामले भारत में आए हैं तब से लगातार मुंबई नंबर 1 पे था। ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली ने मुंबई को पछाड़ दिया है और 70,000 से ज्यादा मामले आ गए हैं दिल्ली में। ऐसा आखिर हुआ क्यों है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली अब देश का कोरोना कैपिटल बन चुका है और कल भी रिकॉर्ड नए केस दिल्ली में सामने आए थे और अब कुल आंकड़ा दिल्ली में 70,000 के ऊपर पहुंच चुका है। अगर हम शुरुआत से दिल्ली में कोरोना का ग्राफ देखें तो दिल्ली में कोरोना वायरस का पहला केस 2 मार्च को रिपोर्ट किया गया था और मार्च के आखिर तक दिल्ली में सिर्फ 97 कोरोना केसेस थे। और अगर हम मई की बात करें तो मई के अंत तक भी दिल्ली में लगभग 20,000 के केसेस थे। लेकिन जून से हम देख रहे हैं रिकॉर्ड आंकड़े हर रोज़ सामने आ रहे हैं। और अगर हम पिछले 10 से 12 दिनों की बात करें तो ऑन एन एवरेज 3,000 के ऊपर के नए रिकॉर्ड केसेस आ रहे थे सामने। लेकिन इसमें एक और अगर हम फिगर देखें तो दिल्ली की जहाँ तक डेथ रेट की बात है तो दिल्ली की डेथ रेट सिर्फ 3% है इस समय। ओवरऑल अगर हम देखें तो दिल्ली में जो 70,000 के ऊपर केसेस है लेकिन इसमें 40,000 ऐसे लोग हैं जो अभी तक ठीक हो चुके हैं। तो दिल्ली में रिकवरी भी हो रही है। लेकिन अब दिन बर दिन हम देख रहे हैं कि नए रिकॉर्ड बने जा रहे हैं नए केसेस को लेकर। सबसे मुख्य कारण इसका है टेस्टिंग को लेकर, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब टेस्टिंग बढ़ा दी है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो दिल्ली लॉकडाउन के पहले 2 महीने में दिल्ली में काफ़ी कम टेस्टिंग करी जाती थी रोज़, लेकिन अब उसी टेस्टिंग को रैंप अप कर दिया गया है। और दूसरे हाथ पर अगर हम देखें तो दिल्ली में भी 266 कंटेनमेंट जोन्स हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन कंटेनमेंट जोन्स में भी हम आए दिन देखते हैं कि नॉर्म्स प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे काफ़ी कारण हैं जिसकी वजह से दिल्ली में केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के बीच में अगर हमने देखा तो एक होम आइसोलेशन को लेकर भी काफ़ी पॉलिटिक्स हुई है इसके पीछे भी। लेकिन अगर हम दिल्ली सरकार की बात माने तो दिल्ली सरकार का कहना है कि फ़िलहाल दिल्ली में जितने भी बेड्स हैं 7,000 बेड्स इस टाइम पे खाली हैं। और ये हॉस्पिटल बेड्स उन्हीं लोगों के लिए हैं जो काफ़ी सीवियर सिक हैं। और मोस्टली दिल्ली सरकार क्या कर रही है, वो जब किसी को भी अगर जो भी कोरोना पेशेंट सामने आता है तो उनके घर पे जाकर ही जांच पड़ताल करी जाती है और उनको कोशिश करी जाती है कि इन पेशेंट्स को घर में ही इनको रिकवर करा जाए, इनको दवाइयाँ दी जाएँ। तो ओवरऑल जहाँ तक अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े 70,000 के ऊपर पार हैं। दिल्ली देश का कोरोना कैपिटल भी बन चुकी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली देश की कोरोना राजधानी बन चुकी है। नंबर इतने बढ़ गए हैं, हालांकि ये भी खबर आ रही है कि टेस्टिंग के आंकड़े भी वहां पर बढ़ रहे हैं और ये भी एक वजह है जिससे नंबर ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल और है दानिश आपसे कि आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर अशोक अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपके हिसाब से कहां पर चूक हो रही है? क्योंकि दिल्ली और मुंबई की अगर हम बात करें तो शुरुआत में दिल्ली के आंकड़े और मुंबई के आंकड़ों में बहुत फर्क था, लेकिन अब आप देखिए कि दिल्ली आगे हो गई है आंकड़ों में। एक बात तो ठीक है कि टेस्टिंग बढ़ रही है, लेकिन इसके अलावा आपके हिसाब से कहां पर चूक हो रही है जिससे ये नंबर लगातार बढ़ रहे हैं? अब ये तो जो रिसर्च स्कॉलर्स होंगे ना वो इसको इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स थे और कैसे उधर से भी ज्यादा दिल्ली में शुरू हो गया। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे जो कोविड पेशेंट्स के लिए जो फैसिलिटीज हैं
और कोविड ही नहीं, नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए भी जो फैसिलिटीज है ना, वो बिल्कुल ही होपलेस है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे एक वकील साहब थे, वो उनका पूरा फैमिली कितना ट्रबल में हुआ और उनको ऑक्सीजन तक किसी हॉस्पिटल ने नहीं दिया है, और वो खुद ड्राइव करके खराब हालत में पहुंचे मैक्स, और उन्होंने भी मना कर दिया। तो और रोजाना हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो किस तरीके से कोविड और नॉन कोविड दोनों किस तरीके से परेशान है। और अभी एक और फीचर देखने को मिल रहा है कि जो छोटे आपके नर्सिंग होम्स हैं, वहां पर लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो जाना नहीं चाहते हैं। तो इस टाइम जो खासकर नॉन कोविड पेशेंट्स हैं वो काफी बड़ी स्केल के अंदर छोटे छोटे नर्सिंग होम्स के अंदर सर्जरी के लिए इसके उसके लिए भाग रहे हैं। तो ये जो फिनोमिना, सारा का सारा फिनोमिना यही दिखाता है कि सरकारों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, और शायद इसीलिए आपने कितने टाइम लॉकडाउन करा और आपने कोई प्रिपेयर्डनेस उस पीरियड में भी नहीं करी, उससे पहले भी आपकी कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं थी और उसके पीरियड में भी नहीं थी। तो इसलिए उसका रिजल्ट मुझे लगता है कि ये जो नंबर है ना एकदम बड़ा है, और नेचुरली जब टेस्टिंग ज्यादा होगी और लोग बीमार होंगे तो टेस्टिंग में आएगा कि भाई ये लोग हैं। अब मतलब केयर करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने इतने बेड बढ़ा दिए हैं, और बेड बढ़ाने से थोड़ी होता है। उनके लिए डॉक्टर्स चाहिए, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए, उनके लिए जो है आईसीयू बेड्स चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए। कहाँ है वो? कुछ भी नहीं है। आप एक फालतू का जो है ड्रामा कर रहे हैं कि हमने 10,000 बेड वहां इकट्ठे कर दिए हैं। अभी सुबह था कि कोई कौन से हॉस्पिटल के सामने जो है उन्होंने कितने बेड जो है, और वो एनजीओ को दे दिया है। एनजीओ क्या चलाएगा? स्कूल क्या चलाएगा? हॉस्पिटल? ये तो मजाक। तो एक्चुअली में तो सरकारें जो है ना जनता के साथ लिटरली मजाक कर रहे हैं, फेल हो गए हैं। इन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि जब हम पहले कोई शिकायत लिखते थे ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो उसका रिएक्शन आता था गवर्नमेंट से, कहाँ है वो पेशेंट, किधर है, और वो कुछ करते थे। कितना सफल होते थे वो अलग बात है। अब तो ये देखने को मिल रहा है कि सरकार ने रिस्पांस देना भी बंद कर दिया है, मतलब भाड़ में जाओ तुम सब। तो ये हालत कितनी शर्मनाक है। ये हमारी सरकारें जो बड़ी बड़ी क्लेम करती हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, और इस स्थिति में मतलब यहाँ के आम आदमी को ले आए हैं कि प्लाज्मा लिख लिए, प्लाज्मा के लिए भाग रहे हैं लोग, जान मतलब खतरे में है। सरकार के पास कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं है। वैसे इनके वॉलंटियर, हेलो जी सुन रहा हूँ सर, आप बताएं। हाँ, जी। वैसे देखिए आप, दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले सालों में आपने देखा होगा उन्होंने वॉलंटियर लगा के अपना वोट बैंक बनाने के लिए जनता को फोन करना है। अभी जब कोविड का चीज आ रही है, लोगों को प्लाज्मा चाहिए, आपके पास प्लाज्मा जितने पेशेंट्स ठीक हुए उनकी सारी इंफॉर्मेशन है, आप वहां कोई किसी को फोन नहीं कर रहे। वहां आप डाटा इकट्ठा करके लोगों को नहीं बता रहे कि भाई तुम्हें प्लाज्मा, तुम्हारे ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा फलाना व्यक्ति दे सकता है। वहां शांत हो गए हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकारें हैं ना वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गई हैं, गुमी हो गई हैं। पता नहीं कहाँ समुद्र के नीचे चली गई हैं या आसमान के ऊपर चली गई हैं। ये आपने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही है सर। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि आपने जो बातें कही वो आंखें खोलने वाली बातें हैं कि मेडिकल फैसिलिटी ही नहीं है। तो अब तब सवाल ये उठता है कि तब टेस्टिंग बढ़ाने का क्या फायदा है? अगर आप टेस्टिंग बढ़ाते हैं और आपको ज्यादा नंबर दिखते हैं कोरोना संक्रमण के, लेकिन उनका आप ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये टेस्टिंग बढ़ाने का क्या फायदा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे में अब क्या मतलब होना क्या चाहिए? क्योंकि अब तो आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत डराने वाली बात है। हमारे लॉ में ये बोलते हैं कि इफ यू कांट कन्विंस ए जज, कंफ्यूज हिम। तो अभी ये जो सरकारें हैं ना, ये हम सब लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, और कंफ्यूज कर रखा है इन्होंने। कभी एक दिन ऑर्डर करते हैं कि नहीं घर होम क्वारंटाइन होगा, उससे पहले करते हैं नहीं, अगर आपको कोविड हो गया तो एकदम आपको एम्बुलेंस आएगी, लेके जाएगी, एडमिट कराएगी। फिर कहते हैं होम क्वारंटाइन होगा। फिर कहते हैं नहीं जी 5 दिन का कंपलसरी जो है ना आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा। तो ये सब चीजें करके, और अभी आप कह रहे हैं टेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए कोई सुविधा नहीं दे रहे। उनको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, आईसीयू बेड नहीं मिलेगा, जो उनको सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिलेंगी। अब देखिए ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिनको वो स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बोलते थे और कहते थे कि हमने तो प्राइवेट हॉस्पिटलों की भी ऐसी तैसी कर दी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों ने,
आज देख रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि आपने 1.5-2 महीने में सब लोगों को ये दिखा दिया है कि आप टोटली फेल हैं। और वहां पर आदमी ये जो पहले सोचा करता था कि मैं अगर बन रहा है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, अब दोबारा से फिर से वही परसेप्शन लोगों को आ गया है कि अब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है तो आपको मतलब मरना है तो जाइए। तो इसलिए जो आपके एम्पैनल्ड हैं, आपके सरकारी लोग जो एम्पैनल्ड हैं, DGHS, दिल्ली हेल्थ सर्विसेज के लोग, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उस बेसिस पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पसंद नहीं करते हैं। चाहे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड नहीं भी मिले तब भी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाते। तो ये जो सीन क्रिएट हुआ, ये बहुत ही मतलब दुखित है। अब देखिए ना, 2 साल पहले हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया था कि आप आपने बहुत 10% ICU बेड तो कर लीजिए, जितनी स्ट्रेंथ है आपकी। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि किस तरह से जो एक बद इंतजामी है वो देखने को मिल रही है। और ये बहुत ही शर्मनाक है कि अगर लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, लोगों को ठीक से एडमिशन नहीं मिल पा रहा है हॉस्पिटल में, और कोविड तो क्या, नॉन कोविड पेशेंट को लेकर जो आपने जिक्र किया, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। दानिश, एक छोटा सवाल मेरा आपसे ये होगा, आपने अभी सुना डॉक्टर अग्रवाल को, वो कह रहे हैं कि किस तरह के हालात खराब हैं। तो अब एक तरफ तो नंबर बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इलाज के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, और तीसरी तरफ राजनीति काफी तेज हो रही है। तो राजनीति आज इस मुद्दे पर क्या हो रही है जब दिल्ली नंबर 1 पे है कोरोना संक्रमण के मामले में? जी, जहाँ तक राजनीति की बात है तो हमने यही सुना है कि दिल्ली बीजेपी बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपरली वो संभाल नहीं पा रहे हैं दिल्ली को। तो सबसे लेटेस्ट तो राजधानी के फ्रंट पे यही बात है। कल हमने सुना था जब ये बात सामने आई थी कि दिल्ली में 2 हेल्थ मॉडल्स हैं, एक अरविंद केजरीवाल मॉडल है और एक अमित शाह मॉडल है। तो अभी जब सरकार को अपने नागरिकों के लिए काम करना चाहिए, जबकि उनके लिए फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए, तो सरकार इस समय काफ़ी राजनीति करने में इन्वॉल्व हो चुकी है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स इतना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी अलग इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप करे जा रहे हैं। दिल्ली में 10,000 बेड्स का एक नई चीज़ बनाई जा रही है, जहाँ पे 10,000 टेम्परेरी बेड्स होंगे। दूसरे हाथ पर बैंक्वेट हॉल को भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दिल्ली की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं ये कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपका ये ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। तो वाकई दिल्ली के हालात बहुत ख़राब हैं, और अगर तत्काल प्रभाव से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मुंबई की। यहाँ कोरोना मरीजों का आंकड़ा 69,500 के पार है, और यहाँ कोरोना से 3964 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ संक्रमण के डबलिंग रेट में लगातार सुधार हो रहा है, यानी जो आंकड़े डबल हो जाते हैं कोरोना संक्रमण के, उसमें सुधार हो रहा है। मतलब ये कि शहर में कोरोना का ग्रोथ रेट 2.49% से घटकर 1.81% पर आ गया है। धारावी में भी मामले लगातार घट रहे हैं। महाराष्ट्र का पूरा आंकड़ा देखें तो यहाँ 1,42,000 के पार संक्रमित पहुंच गए हैं, और अब तक 6,700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और वहीं अगर आप देश भर की बात करें, दिल्ली मुंबई के बाद अगर पूरे देश की बात करें, तो पूरे देश में बीते 24 घंटे में 16,900 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 418 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 4,73,000 पर पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 14,890 के पार है। देश में 1,86,000 सक्रिय मामले हैं, और 2,71,000 लोग ठीक हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दूसरी खबर की। मुंबई करों को लॉकडाउन में बिजली का झटका देने के बाद अब सरकार कह रही है कि ग्राहकों को बिल में फायदा मिलना चाहिए। केंद्र ने डिस्कॉम्स को राहत दी है, जिसका फायदा उन्हें लोगों तक पहुंचाना होगा। हम आपको बता दें कि बिजली बिल ने मुंबई कर्स के होश उड़ा दिए हैं। औसतन 1,000 से 1,500 रुपए मंथली बिल आने वाले ग्राहकों के मई महीने में 5 से 7,000 रुपए तक के बिल आए हैं। ये शिकायत पूरे MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है। ऐसे में लोगों के पास क्या विकल्प हैं, क्या डिटेल है, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह हैं। अनुराग, अब जब ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं तो कंज्यूमर के पास क्या विकल्प हैं? क्या कोई गाइडलाइन तैयार की गई है कि कंज्यूमर कहां पर जाकर शिकायत कर सकता है, कैसे आगे बिल एडजस्ट होगा? इसको लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास?
देखिए, जिस तरह से जो अभी बिल आए हैं ग्राहकों के, उनके होश उड़ गए, क्योंकि पहले जितने बिल आते थे उससे कई ज्यादा गुना अभी इस बार बिल आए हैं। तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया दी है कि जो महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री है नितिन राउत, उनके द्वारा कहा गया है कि अगर ये बिल काफी ज्यादा है तो आप अपने जो बिल को है वो ईएमआई में भर सकते हैं, यानी किस्तों के अंदर आगे चल के भर सकते हैं। और बिल ज्यादा आने की कई सारी वजह भी बताई है बिजली कंपनियों की तरफ से। बिजली कंपनियों की अपनी दलील ये है कि जिस तरह से मार्च के अंदर लॉकडाउन हो गया था, तो मार्च और अप्रैल के अंदर वो मीटर की रीडिंग नहीं ले पाए थे, तो उन्होंने औसत के हिसाब से बिल भेज दिए थे। और उसके बाद जब मई महीने में जो मीटर की रीडिंग ली गई है, तो उसके बाद जो रियल आंकड़े आए, तो उसके बाद ये बिल आए हैं। और बिजली कंपनियों का ये भी कहना है कि कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है, क्योंकि कई सारे लोग जो है लॉकडाउन के वक्त घर में थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और गर्मी के दौरान एसी का इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से भी बिल ज्यादा आया है। लेकिन यही सवाल जब ऊर्जा मंत्री से पूछा गया, तो ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी, इसके पीछे क्या रेशनल है उसको देखा भी जाएगा। और अभी तत्काल राहत के तौर पर ऊर्जा मंत्री के द्वारा, जो नितिन राउत महाराष्ट्र के हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि किस्तों में आप बिजली का बिल भर सकते हैं। आज जो केंद्रीय बिजली मंत्री है आरके सिंह, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने इस सवाल को पूछा था, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो बिजली कंपनियों को पिछले लॉकडाउन के वक्त में केंद्र सरकार बिजली मंत्रालय की तरफ से कई सारी रियायतें दी गई है, और उनकी टैरिफ भी है 20 से 25% तक कम की गई है। तो बिजली कंपनियों को ये राहत जो है वो अपने कस्टमर को पास ऑन करनी चाहिए। उनकी तरफ से ये भी भरोसा दिया है कि वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और देखेंगे कि कहां गड़बड़ी हुई है और किस तरह से जो उपभोक्ता है उनके साथ गलत नहीं हो। ठीक बात। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार की गई कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के सोवेटो शहर में ट्रायल किया जा रहा है। इस वैक्सीन का ये पहला ट्रायल है। इसमें अमेरिका, ब्राजील, अफ्रीका जैसे कई देश हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन में एक और वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जल्द शुरू किया जाएगा। ये परीक्षण 300 लोगों पर किया जाएगा। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने ये नई वैक्सीन खोजी है। बताया जा रहा है कि जानवरों पर किए गए ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन ने अच्छा परिणाम दिया है। खबर आ रही है, सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों में सख्ती की है। पूरी डिटेल बताने के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। ब्रजेश, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल मृत्युंजय, 3-4 चीजें हैं जिसमें सेबी ने बदलाव किए हैं। सबसे अहम चीज ये है कि ये कोरोना के समय जो बहुत सी कंपनियों की डिमांड थी, वो ये चाह रहे थे कि जो प्रेफरेंशियल इशू की प्राइसिंग है उसमें रियायत दी जाए, वो सेबी ने दे दी है। अब सेबी ने ये कहा है कि जो प्रेफरेंशियल इशू की प्राइसिंग है वो 2 हफ्ते के हाई या लो का एवरेज या 12 हफ्ते के हाई या लो के एवरेज के आधार पर होगा, और इसमें जो सबसे ज्यादा होगा उसी प्राइसिंग के आधार पर जो है प्राइसिंग तय की जा सके, उसी के आधार पर प्राइसिंग तय की जा सकेगी। अभी तक नियम ये था कि 26 हफ्ते का भी अभी तक का जो नियम था कि 2 हफ्ते का हाई या लो का एवरेज या 26 हफ्ते के हाई या लो का एवरेज लिया जाए। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा था कि जो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था प्रमोटर्स के लिए प्रेफरेंशियल इशू के जरिए पैसे डालना, तो इस चीज को सेबी ने घटा करके कह दिया है कि 12 हफ्ता या 2 हफ्ते में से जो ज्यादा हो आप उसको चुन लीजिए। इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि जो प्रमोटर्स कंपनी में पैसे डालना चाह रहे थे उनके लिए आसान हो जाएगा। साथ ही सेबी ने ये एक उसमें कंडीशन लगा दी है कि इस प्रेफरेंशियल इशू में जो पैसे डालेंगे प्रमोटर, वो कम से कम 3 साल तक का लॉक इन होगा, यानी 3 साल तक जो है वो जो है एग्जिट नहीं कर पाएंगे उस इशू में से। तो एक ये अहम चीज है। इससे पहले सेबी ने स्ट्रेच कंपनियों के लिए रियायत दी थी, लेकिन अब ये आम कंपनियों के लिए भी रियायत दे दी गई है। दूसरा अहम जो है मुद्दा है वो है ओपन ऑफर से जुड़े नियम हैं, उनमें कई बदलाव किए गए हैं। निवेशकों के लिहाज से अगर देखें तो बहुत बार ऐसा होता था कि ओपन ऑफर जो खुलता था तो बहुत बार बंद नहीं होता था, बहुत लंबे समय तक ओपन ऑफर बहुत लंबा खिंच जाता था और उस वजह से निवेशकों के लिए एक मुश्किल हो जाती थी। तो उस सिचुएशन में निवेशकों को कंपनसेट करने के लिए सेबी ने ये कहा है कि अगर नॉन स्टैट्यूटरी डिले की वजह से भी
देरी होती है तो वहां पर भी 10% की दर से निवेशकों को ब्याज दिया जाएगा। ये एक अभी एग्जांपल है हमारे साथ है इसका फोर्टिस हेल्थ केयर का मामला है, जिसका ओपन ऑफर जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो ऐसे मामलों में निवेशकों को फायदा होगा। इसके अलावा ओपन ऑफर में जो है बल्क डील या ब्लॉक डील के जरिए ब्रजेश आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ सुभाष तुलजा पुलकर जुड़े हैं, उनसे आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं क्या ब्रजेश? सुभाष जी, सबसे पहले एक इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी राहत होगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कितनी बड़ी राहत होगी जो प्रेफरेंशियल इशू के प्राइसिंग में जो रियायत दी गई है 2 हफ्ते या 12 हफ्ते, इसके हाई या लो के एवरेज के आधार पर प्राइसिंग तय होगी, ये कितनी बड़ी रिलीफ है? ये ब्रिजेश जी, थैंक यू वेरी मच। ये राहत तो है। राहत ये ऐसी है कि जिस हिसाब से कहा जाता था कि ये 26 वीक का जो पहले हम लोग हाई और लो कंसीडर करते थे ऑन वेटेड एवरेज बेसिस, नाउ दैट विल कम डाउन टू हायर ऑफ द 2 वीक्स और हायर ऑफ द प्रीसीडिंग 2 वीक्स ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड इज व्हाट इट इज। तो ये बड़ी राहत होगी। देखो, अभी इसके लिए अभी प्रमोटर्स को इन्वेस्ट करने के लिए और प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉटमेंट करने के लिए बहुत सुविधा होगी। दिस इज although considered to be a temporary relaxation during COVID-19 period, तो इसका temporariness कहाँ तक होगा, and there will be lock-in for the period of 3 years. So very clearly there will be many companies where promoters or other investors would want to invest via the preferential allotment. This will come out to be a bane for them. ये राहत है, ये सुविधा है। आई थिंक इट इज अ वेरी वेलकम मूव। निवेशकों के लिहाज से अगर कहें सुभाष जी, तो एक जो ये कहा गया है कि 10% इंटरेस्ट देना होगा अगर ओपन ऑफर में देरी होती है, साथ ही दूसरी जो कंडीशन चेंज की, दूसरी जो रियायत दी है, कहें कि वो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए ही है कि बल्क डील या ब्लॉक डील के जरिए भी ओपन ऑफर में शेयर खरीदे जा सकते हैं। अभी तक इसको बाहर रखा गया था। तो ये जो दोनों निवेशक के लिहाज से और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिहाज से ये कितना हेल्पफुल होगा? देखो, टेक ओवर रेगुलेशंस में अगर देखा जाए तो दीज आर रिएक्शंस टू, और हमें पता है कि दीज आर रिएक्शंस टू व्हाट हैज हैपेंड इन पास्ट। तो दीज आर रिएक्शनरी इन मेजर। 100% कंसिडरेशन ये एस्क्रो अकाउंट में रखने के लिए जो प्रावधान किया गया है, टेक ओवर रेगुलेशंस की अमेंडमेंट की गई है। That in terms of indirect acquisition, I think that is a learning from what has happened in past. Secondly, for small investors, a 10% simple interest because of the non-statutory delay that's happening is a very welcome step, because otherwise people were wondering as to, in terms of investments, if it gets blocked for a very, very long duration in the non-statutory process, then what do we do? Because the open offer ka to, we all know the uncertainties that are there in open offer. So it's very good for the purposes of small investors. From the acquisitions perspective, I think it's balancing out, because if you're saying 100% amount on the block deals and bulk deals to be kept in escrow, I think it's one way in which you're saying that uncertainties might get reduced to a large extent on bulk offers and bulk deals. It will be a clearer thing, much clearer when you have this escrow mechanism to be put in place. तो एक इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के जो थोड़ी सी सख्ती कही गई है, या कहिए कि और ज्यादा अलर्टनेस बरतना होगा कंपनियों को, ये कहा गया है कि अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस बनेगा, और साथ ही ये भी बताना होगा कि ये इंफॉर्मेशन किन किन लोगों के पास थी। ये कितनी सिग्निफिकेंट है, खासतौर पर ऐसे अभी हमने रिसेंटली साल 1.5 साल पहले देखा था कि व्हाट्सएप लीक के जरिए बहुत सारी चीजें, कंपनियों के नतीजे जो है वो सर्कुलेट हो रहे थे। तो ये किस हद तक कर्व कर पाएगा उस चीज को? विशेष जी, देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस की जो अमेंडमेंट है, दिस विल गो अ लॉन्ग वे। इसमें कई ऐसे प्रावधान थे कि जहां पे स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस का एविडेंस कितने हद तक माना जा सकता था, इसके बारे में एक सवाल था। मुझे लगता है ये अमेंडमेंट से वो सवाल हट जाएगा।
As it is, the enforcement and SEBI was very focused on applying digital databases and looking at it from the point of view of back-end algorithm that is being developed from artificial intelligence perspective. I think, therefore, this would go a long way insider trading regulation from the point of view of digital database and automated process for filing disclosure. तो देखो ऐसा है, ओके, बहुत non-compliance of the code of conduct and the data to be collected, if that gets reconciled on a real-time basis, इसको बहुत तरीके से मार्केट स्टेबलाइजेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये मेजर्स आ जाएंगे. बट सेटलमेंट प्रोसीडिंग वाला जो अमेंडमेंट्स आज जो डिक्लेयर किया गया है, आई थिंक दैट इज अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग बैकलॉग ऑफ द केसेस एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे. जी